दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि तबाही का मंजर है। जो चेहरा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे गौर से देख लीजिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया में ये चेहरा साक्षात यमराज का दूसरा नाम है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि जिस शख्स के नाम से बड़े-बड़े माफिया के पसीने छूट जाते थे, आज वो एक बेबस लाश की तरह खून से लथपथ पड़ा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिटायरमेंट की शांत जिंदगी जी रहे इस खूंखार हिटमैन को वापस उन हथियारों को हाथ लगाना पड़ा जिन्हें वो दफन कर चुका था? ये कहानी है उस बाबा यागा की, जिसके कुत्ते को मारने का नतीजा है एक जंग और बदले की आग, जिसमें जॉन विक अब इतनी लाशें गिराएगा कि अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक हिटमैन भी इसकी सुपारी लेने से मना कर देंगे। अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दिया, तो समझो आपने मॉडर्न सिनेमा का एक्शन से भरपूर चैप्टर मिस कर दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं जबरदस्त एक्शन थ्रिलर सीन्स और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक ऐसा दलदल जिसमें से निकलना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कार जो अचानक से टकरा जाती है और उसके अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूलता एक इंसान, जॉन विक। वो कांपते हाथों से अपने फोन में एक वीडियो प्ले करता है जो उसकी पत्नी का है। वीडियो में उसकी पत्नी हेलेन मुस्कुरा रही है, जॉन की आंखों में आंसू हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं हेलेन की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। इस मंजर ने जॉन विक को अंदर से तोड़ दिया होता है। उसकी पत्नी के अंतिम संस्कार के वक्त जॉन के साथ और भी कई लोग शामिल हैं। तभी एक आदमी अचानक से जॉन से मिलने आता है, जिसका नाम मार्कस है। वो जॉन का हालचाल पूछता है और ऐसा लगता है जैसे वो जॉन को बहुत पहले से जानता है। वो उसकी पत्नी के मौत पर शोक जताता है, फिर वहां से चला जाता है। मार्कस की मौजूदगी ये इशारा करती है कि जॉन का अतीत साधारण नहीं था। अकेलेपन के अंधेरे में डूबे जॉन के घर एक कुरियर आता है। उसके अंदर एक छोटा सा पप्पी है, डेजी। साथ में हेलेन का एक लेटर है जिसे उसने मरने से पहले जॉन के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा है कि जॉन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मेरे जाने के बाद तुम अकेले ना रह जाओ, इसलिए ये तुम्हारे लिए। जॉन, जो अब तक पत्थर दिल बन चुका था, उस बेजुबान को देखकर पिघल जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। डेजी अब जॉन के जीने की इकलौती वजह बन जाती है। जॉन उसे खाना खिलाता और बहुत प्यार से उसकी देखभाल करता। एक सुबह जॉन उसके साथ अपनी मस्टैंग में पेट्रोल पंप जाता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी बहुत शांत चल रही है? लेकिन ये उस तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है जो जॉन की पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला है। जॉन अपनी कार में पेट्रोल भर रहा होता है, तभी वहां 3 रशियन गुंडे आते हैं, जिनका लीडर लॉसेफ, रशियन माफिया किंग विगो का बेटा है। लॉसेफ जॉन की विंटेज मस्टैंग को देखकर लालच में आ जाता है और बदतमीजी से उसकी कीमत पूछता है। जॉन बहुत ही शांत होकर कहता है, ये बिकाऊ नहीं है। लॉसेफ उसे रशियन में गाली देता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यहाँ लॉसेफ जिस इंसान को चुनौती दे रहा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा लेजेंड है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये लॉसेफ की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली है। उसी रात जब जॉन और डेजी सो रहे होते हैं, अचानक जॉन को कुछ आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो संभल पाता, लॉसेफ और उसके आदमी घर में घुसकर जॉन पर हमला कर देते हैं। वे उसे बेरहमी से पीटते हैं। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ कार चोरी की नहीं रहती। लॉसेफ अपनी चिढ़ निकालने के लिए उस मासूम पपी डेजी की जान ले लेता है। अब जॉन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसे देखकर जॉन विक आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवी बन जाएगी। जॉन के लिए वो कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसकी पत्नी का आखिरी तोहफा था। उसे मारकर लॉसेफ ने जॉन विक के अंदर के उस राक्षस को आजाद कर दिया है जिसे जॉन ने बरसों पहले मार दिया था। जॉन होश में आता है, खून से लथपथ अपने मरे हुए कुत्ते को देखता है और उस वक्त उसकी आंखों में जो गुस्सा दिखता है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब कोई नहीं बचेगा। लॉसेफ कार लेकर ऑरेलियो के गैरेज पहुंचता है और उसे एक नई नंबर प्लेट और नए दस्तावेज बनाने के लिए कहता है। पर यहाँ ऑरेलियो गाड़ी देखकर परेशान हो जाता है, पूछता है कि तुम्हें ये गाड़ी कहां से मिली, और उसके गैरेज से निकल जाने के लिए कहता है। लॉसेफ गुस्सा करता है और ऑरेलियो को कहता है, तुम्हें ये काम करना ही होगा। ऑरेलियो पूछता है कि तुमने जिससे गाड़ी चुराई, क्या तुमने उसे मार दिया है? लॉसेफ बताता है कि उसने उसके कुत्ते को मार दिया है और ऑरेलियो इस बात से गुस्सा होकर लॉसेफ को थप्पड़ जड़ देता है और इसी बात पे ऑरेलियो पर गन तान दी जाती है।
वो कहता है कि हिम्मत है तो मुझे मार दो वरना मेरे गैराज से निकल जाओ। वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसे पता है कि अब कयामत आने वाली है। जॉन अपनी गाड़ी की तलाश में ऑरेलियो के पास आता है। उससे पूछता है, गाड़ी को जिसने चुराया, क्या वो लोग यहीं पर है? ऑरेलियो उसे बताता है कि वो लोग यहाँ आए थे और अब यहाँ से जा चुके हैं। वो बताता है कि उसकी गाड़ी को चुराने वाला वीगो का बेटा है। ऑरेलियो जॉन से पूछता है कि तुम अब क्या करोगे? जॉन इस बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि उसे एक कार चाहिए और फिर वो वहां से चला जाता है। ऑरेलियो के पास वीगो का फोन आता है। वीगो उससे पूछता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा? ऑरेलियो बताता है कि हाँ, मैंने उससे मारा क्योंकि उसने जॉन विक की कार चुराई और उसके कुत्ते को मार दिया। ये बात सुनकर वीगो भी हैरान रह जाता है और कुछ नहीं कहता। वीगो ऑरेलियो से बात करके बहुत परेशान है। उसे अपने बेटे की जान की चिंता होने लगी है। इसीलिए वीगो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे मिलते ही उसे मारने लगता है। फिर बताता है कि तुमने जिसकी गाड़ी चुराई है और जिसके कुत्ते को मारा है वो कोई आम आदमी नहीं है। उसका नाम जॉन विक है। और उसे बताता है कि जॉन कितना खतरनाक आदमी है कि जिस काम को वो हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। विगो एक कहानी सुनाता है कि कैसे जॉन ने एक बार सिर्फ एक पेंसिल से 3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। एक वक्त था कि जब वो यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहता था। मैंने उसको एक ऐसा इम्पॉसिबल काम दिया जिसे वो कर ही न पाए। तो जानते हो उसने क्या किया? उसने उस काम को पूरा करने के लिए इतनी लाशें बिछाई जिसके बलबूते पर आज हमारा सारा एम्पायर खड़ा है। वो ऐसा काम था जिसे कोई और कर ही नहीं पाता। उसको जाने देने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बहुत सालों से वो यहाँ नहीं आया और तुमने उसको गहरी चोट पहुंचाई है, वो भी तब जब वो अपनी बीवी के गुजर जाने के गम में है। वहीं दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में जॉन अपने घर में जमीन को हथौड़े से तोड़ता है। अपने बीते हुए कल का सामान बाहर निकालता है। फर्श के नीचे से निकलता है एक छोटा सा संदूक जिसमें बहुत सारे हथियार, बंदूकें और गोल्डन सिक्के चमक रहे हैं। यह कोई आम सिक्के नहीं है, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड की अपनी करेंसी है, जहां हर कत्ल और हर वफादारी की कीमत सोने में चुकाई जाती है। और जॉन के पास इतने सारे सिक्कों का होना यह दर्शाता है कि जॉन ने काफी कत्ल किए होंगे। वीगो एक पुरानी डायरी से जॉन का नंबर ढूंढकर निकालता है। तभी जॉन के पास एक फोन आता है। वीगो कहता है कि उसे जॉन की पत्नी के मरने का दुख है और अब जाने अनजाने में दोनों के रास्ते फिर से टकरा रहे हैं। वीगो जॉन से और बात करने की कोशिश करता है, पर जॉन फोन रख देता है। वीगो समझ गया था कि जॉन अब नहीं मानने वाला और अब लॉसेफ को बचाना नामुमकिन है। फिर भी वो एक बाप होने के नाते आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। वीगो हार नहीं मानता और जॉन के घर पर 12 प्रोफेशनल हिटमैन्स की एक टीम भेजता है। उसे लगता है कि शायद जॉन अब इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसते हैं, जॉन पहले से ही उनके लिए तैयार था। जॉन एक एक करके हर आदमी को मौत के घाट उतार देता है। इस सीन के बाद जब एक लोकल पुलिस ऑफिसर जिमी दरवाजे पर आता है और घर में लाशें देखकर भी जॉन से सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम वापस काम पर लौट आए हो जॉन? जॉन मुस्कुराकर मना कर देता है। तो ये सीन हमें बताता है कि जॉन का रसूख कितना बड़ा है। यहाँ तक कि कानून भी उसके काम में दखल देना अपनी मौत को दावत देना समझता है। और फिर जॉन चार्ली को फोन करता है एक डिनर रिजर्वेशन के लिए। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया का कोड वर्ड है लाशें ठिकाने लगाने के लिए। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हर काम की कीमत है और उसे पूरा करने के लिए सोने के सिक्के लगते हैं। वीगो को पता लगता है कि उसके भेजे गए 12 आदमी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होता। अब वीगो जॉन के नाम का कॉन्ट्रैक्ट निकाल देता है जो कि $2 मिलियन का है। यानी जॉन को जो भी मार देगा उसे $2 मिलियन मिलेंगे। वीगो मार्कस के पास आता है जॉन विक के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो जानता है कि मार्कस जॉन को पहले से जानता भी है तो उस पर आसानी से वार कर सकता है। उसे वीगो $2 मिलियन का ऑफर करता है जिसे मार्कस एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन जानता है कि लॉसेफ को ढूंढने के लिए उसे द कॉन्टिनेंटल जाना होगा। ये न्यूयॉर्क का वो होटल है जहां दुनिया भर के कातिल ठहरते हैं, लेकिन यहाँ का एक सख्त नियम है, होटल की जमीन पर कोई कत्ल नहीं होगा। यहीं जॉन की मुलाकात परकिंस से होती है जो एक शातिर कातिल है और जॉन की पुरानी दुश्मन भी। यह खास तरीके की दुनिया है
यहाँ इनके अपने कायदे कानून हैं और कानून को तोड़ने वाले को अलग सजा दी जाती है। यहाँ बार में जाने के लिए भी सोने के सिक्के लगते हैं। जॉन बार में जाता है और उसकी मुलाकात मैनेजर विंस्टन से होती है। विंस्टन उसे जोनाथन कहकर पुकारता है, जो उनके पुराने गहरे रिश्ते को दर्शाता है। वो उसे बताता है कि विगो ने उसके सिर पर $2 मिलियन का इनाम रखा है। विंस्टन कहता है कि इस दुनिया से निकलना जितना मुश्किल था, वापस आना उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। क्या जॉन अपना बदला लेकर वापस नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, या वो हमेशा के लिए इस नर्क का हिस्सा बन जाएगा? जॉन बताता है कि उसे लोसेफ का पता चाहिए। ये बात सुनकर विंस्टन हैरान हो जाता है। विंस्टन कहता है, इस दुनिया को तुम पहले से जानते हो और यहाँ से निकलना कितना मुश्किल है। जब तुम पहले यहाँ से निकले थे तब तुमने युद्ध छेड़ दिया था। क्या तुम अभी भी इस दुनिया में फिर से वापस आना चाहते हो? जॉन अपनी बात पर अटल रहता है। उसे लोसेफ का पता चाहिए। जिस कॉन्टिनेंटल होटल में जॉन है, वहां पर एक आदमी ऐसा भी है जो वीगो के लिए नियमों को तोड़कर जॉन को कॉन्टिनेंटल की सरजमी पर मार सकता है। इसकी खबर वीगो को पता चलती है। वो कहता है कि कॉन्टिनेंटल में कत्ल करना अलाउड नहीं है, पर अगर फिर भी कोई उससे मारता है तो वो उससे $2 मिलियन की जगह $4 मिलियन देगा। जॉन जिस बार में है वहां पर पर्किंस भी उस पर नजर बनाए रखे है। विंस्टन जॉन को बार में ड्रिंक ऑफर करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एक मैसेज है। टिश्यू पेपर पर एक जगह का नाम लिखा है, रेड सर्किल। ऐसे कई स्टाइलिश अंदाज आपको फिल्म में देखने मिलेंगे। जॉन जाने की तैयारी करता है, अपने साथ हर तरह के हथियार लेता है, जैसे एक जंग की तैयारी हो रही है। जॉन उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह का नाम विंस्टन ने दिया था, रेड सर्किल। लोसेफ स्विमिंग पूल में पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। उसके दोस्त भी वही पार्टी कर रहे होते हैं। जॉन बड़ी चालाकी से पार्टी हॉल में एंटर होता है और एक एक आदमी को वहां मारना शुरू करता है। जॉन यहाँ इतनी शिद्दत से सिक्योरिटी वालों को मारता है जैसे वो एक जंग खत्म करने आया है। जॉन लोसेफ को देखता है कि वो पार्टी में बिजी है। सिक्योरिटी का मुकाबला करते हुए जॉन स्विमिंग पूल की तरफ पहुंच जाता है। तभी लोग भागने लगते हैं। जॉन जैसे ही लोसेफ के करीब पहुंचने वाला होता है कि एक आदमी बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जॉन लोसेफ के पास पहुंचता है, तब तक लोसेफ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब तक जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। जॉन ऐसी ही हालत में होटल पहुंचता है। वह रिसेप्शनिस्ट से एक डॉक्टर अरेंज करने के लिए कहता है। डॉक्टर जॉन के घाव पे ढेर सारे टांके लगाता है। अपने दर्द को कम करने के लिए जॉन शराब का सहारा लेता है। डॉक्टर कहता है, अगर वो ठीक होना चाहता है तो उसे आराम करना होगा। मार्कस जॉन का पीछा करते हुए कॉन्टिनेंटल के सामने वाली बिल्डिंग पे अपनी स्नाइपर गन तैयार करता है निशाना लगाने के लिए। जैसे वो जॉन को निशाने पर लेता है तो वो देखता है कि पीछे से कोई कमरे में दाखिल हो रहा है। मार्कस निशाना लगाता है जो तकिए पर जाकर लगता है, जिससे जॉन उठ जाता है। यहाँ पता लगता है कि पर्किंस जॉन को मारने के लिए आई है। जब दोनों में फाइट होती है तो मार्कस निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर लगा नहीं पाता। जॉन पर्किंस को उठाकर टेबल पर पटक देता है। लड़ाई के बीच जॉन के पास रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है। वो कहता है कि उसके कमरे से नॉइज कंप्लेन आ रही है। रिसेप्शनिस्ट जॉन से पूछता है कि क्या आपको डिनर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जॉन बताता है कि यहाँ कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए हैं और वो उन्हें हैंडल कर रहा है। अगर डिनर की जरूरत पड़ेगी तो वो उन्हें बता देगा। यहाँ डिनर के बारे में पूछने का मतलब होता है कि अगर कोई डेड बॉडी है तो उसे साफ करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए जॉन अभी मना करता है। जॉन पर्किंस को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बताए कि उसकी जान बच जाए और वो इस्तेमाल कर सके। वो बताती है एक चर्च है जहां पर वीगो बहुत सारी संपत्ति और जरूरी दस्तावेज रखता है। जॉन के कमरे में उसका एक पुराना दोस्त हेरी आता है, जिससे जॉन कहता है कि क्या वो उस लड़की को पकड़ कर रख सकता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। काम के लिए हेरी हाँ कहता है। जॉन चर्च पहुंचता है और लोगों का सफाया करके वीगो, जिससे जॉन कहता है कि क्या वो उस लड़की को पकड़ कर रख सकता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। काम के लिए हेरी हाँ कहता है। जॉन चर्च पहुंचता है और लोगों का सफाया करके वीगो के सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखकर आग लगा देता है। वो जानता है कि वीगो को इस बात का पता लगेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और फिर वीगो वो चर्च मास्टर को मरवा देता है। पर्किंस को संभालने के लिए हैरी को गोल्ड कॉइन मिलता है, पर पर्किंस हैरी को बातों में उलझा लेती है और उस पर अचानक से वार करके उसे गोली मार देती है और वहां से भाग जाती है। चर्च के बाहर वीगो आता है,
जिसे देख जॉन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चर्च में उसने जो भी जलाया था उसे देखने के लिए आखिर वीगो पहुंच ही गया। यहाँ सारे लोग जॉन पर हमला करते हैं। जॉन को एक गाड़ी अचानक से टक्कर मारती है और वो बेहोश हो जाता है। वीगो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वीगो जॉन पर गुस्सा करता है कि उसने सारा पैसा और जरूरी कागजात जला दिए। उसमें कुछ बेहद जरूरी ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें जलाना नहीं चाहिए था। वो शहर पर अपनी धाक कायम रखना चाहता है और उसके ऐसा करने से अब उसे आगे बहुत दिक्कत का सामना करना होगा। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारा सामान बर्बाद करने में बहुत मजा आया। जॉन कहता है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे उसका दिया हुआ तोहफा मिला, जो एक जीने की उम्मीद थी मेरे लिए, जिसको तुम्हारे बेटे ने मार डाला। अब जॉन अपने असली रूप में आकर फुल एटीट्यूड में बोलता है। अब तक मुझे हर कोई पूछता रहा कि क्या मैं वापस इस दुनिया में आ गया हूं, तो अब मेरा जवाब कि हाँ, मैं वापस लौट आया हूं। अब अपना बेटा मुझे दे दो, नहीं तो उसका मातम मनाना। वीगो जॉन को मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक से कुछ गोलियां उन गुंडों को लगती है जो लोग जॉन का गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर गोली चलती है। यहाँ एक सस्पेंस खुलता है और मार्कस गोली चला रहा था। इसका मतलब कि मार्कस जॉन के खिलाफ नहीं, जॉन के लिए उसके साथ काम कर रहा था। जॉन जब तक वीगो के आदमी को मारकर बाहर निकलता है तब तक वहां से वीगो निकल जाता है। जॉन उसका पीछा करता है। जैसे ही वो गाड़ी को देखता है वो सामने से उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाते हैं। जॉन वीगो को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। वीगो कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा कहाँ है तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? जॉन कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर से 2 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट को हटाना होगा। वीगो इस बात के लिए मान जाता है। वीगो बताता है कि उसने ब्रुकलिन के एक सेफ हाउस में लॉसेफ को रखा है। वो ये भी कहता है कि वो लोग उसका पहले से इंतजार कर रहे हैं। जॉन कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीगो को जिंदा छोड़कर जॉन वहां से चला जाता है। सेफ हाउस में बहुत सारे लोग लॉसेफ की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ लॉसेफ बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और अपने दोस्त पर चिल्ला रहा होता है और तभी एक गोली लॉसेफ के दोस्त के सर के पार निकल जाती है। उसे देख लॉसेफ डर जाता है और उससे अंदाजा हो जाता है कि जॉन आ गया है। अब एक एक करके सारे लोग मरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ वीगो टेंशन में है कि आज उसके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। जॉन एक एक करके सभी गाड़ियों में ब्लास्ट कर देता है। वीगो चाहकर भी आज अपने बेटे को नहीं बचा सकता। लोसेफ जॉन से छुपकर वहां से भागने की कोशिश करता है। जॉन लोसेफ को देखते ही उसके पैर पे गोली चला देता है। लोसेफ कुछ कह पाता उससे पहले जॉन उस पर गोली चला देता है और उसकी जान ले लेता है। उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं देता। वीगो को कॉल आता है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा मारा गया है। वो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहता है। जॉन होटल कॉन्टिनेंटल से चेकआउट करता है तो होटल का रिसेप्शनिस्ट उसे गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि ये तोहफा आपको होटल मैनेजमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर रहते हुए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉन के साथ हमदर्दी है और उसके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। जॉन और मार्कस मिलते हैं। जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने कई बार उसकी जान बचाई। जॉन बताता है कि वो रिटायर होना चाहता है। मार्कस कहता है कि हमारी दुनिया में रिटायरमेंट नहीं होती। तुमने अपनी एक नई जिंदगी बनाई थी, तुम्हें वहीं वापस चले जाना चाहिए। उन दोनों को मिलते हुए पर्किंस देख लेती है। फिर मार्कस का कई लोग पीछा करते हैं, क्योंकि वीगो को पर्किंस ने इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्कस जॉन के साथ मिला हुआ है। वीगो इस बारे में जॉन को कॉल करके बताता है कि अब उसे नहीं पता कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अब वो क्या करेगा। वीगो अब मार्कस के घर पहुंच जाता है और गुस्से में मार्कस को बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास मौका था कि तुम जॉन को मार सकते थे, पर तुमने उसे नहीं मारा। अगर तुमने मारा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। मार्कस गन लेकर उन लोगों पर गोलियां चलाता है, पर पर्किंस मौके का फायदा उठाकर मार्कस को शूट कर देती है। फिर वीगो भी मार्कस को गोली मारकर उसे मार देता है। वीगो हेलीकॉप्टर से जाने की तैयारी करता है। जॉन जब तक मार्कस के पास पहुंचता है तब तक सारे लोग जा चुके होते हैं और मार्कस मर चुका होता है। यहाँ विंस्टन पर्किंस को फोन करके एक जगह बुलाता है जहां वो अकेले पहुंचती है। विंस्टन उसे कहता है कि कॉन्टिनेंटल में जो उसने हरकत की थी उसकी सजा के तौर पर उसकी मेंबरशिप रद्द की जाती है और पर्किंस को शूट कर दिया जाता है। यहाँ हमें अंदाजा लगता है कि इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसको नहीं बख्शा जाता। फिर जॉनी को डेड बॉडी क्लीनिंग का काम दे दिया जाता है। विंस्टन जॉन को बताता है कि वीगो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा है।
जॉन वहां पहुंच जाता है जहां वीगो हेलीकॉप्टर से जाने वाला है। जॉन वीगो की गाड़ी का पीछा करता है और पूरी कोशिश करता है कि वीगो को रोक ले। उनकी गाड़ियां आपस में टकराती हैं। कार चेस करता है। तब वीगो की गाड़ी एक जगह टकरा जाती है। वीगो जॉन की गाड़ी को टक्कर मारता है और घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले जाता है। गाड़ी नीचे गिरे उससे पहले जॉन गाड़ी से कूद जाता है। जॉन और वीगो आमने सामने होते हैं। वीगो उसे बिना हथियार के लड़ने को कहता है। जॉन मान जाता है और हथियार फेंक देता है। अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और दोनों में फाइट होना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। जॉन वीगो को बुरी तरह मारता है। वीगो जॉन को मारने के लिए नाइफ निकालता है और उस पर वार करता है। जॉन के पेट में नाइफ घोंप देता है और जॉन फिर उसी नाइफ से वीगो पर वार करता है। जॉन का वार इतना गहरा होता है कि वीगो वही मारा जाता है। वीगो मरने से पहले कहता है कि हम फिर मिलेंगे। अब जॉन का बदला पूरा हुआ। फिर जॉन वहां से चला जाता है। सीन वापस से वहीं शिफ्ट होता है जहां मूवी की शुरुआत में जॉन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। जॉन जहां होता है वहीं पास में एक पेट क्लिनिक होता है। वहां से कुछ दवाइयां निकालता है और खुद अपने जख्मों को ट्रीट करता है। खुद को स्टेपल करता है। तभी उसकी नजर एक छोटे डॉगी पर जाती है जो उसे पसंद आता है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ मूवी तो खत्म हो गई, पर जॉन विक की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है और आगे इसके अगले पार्ट में आप देखेंगे कि ये छोटा सा बदला जॉन विक को किस हद तक भारी पड़ेगा और जॉन को और कितनी लाशें बिछानी पड़ेगी इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए। अगला पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो ऐसी ही मूवी समरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।